वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के अंदर आज महत्वपूर्ण टॉपिक सैटेलाइट उपग्रह के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि अपन सौरमंडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि इसमें मैक्सिमम इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में उपग्रह से रिलेटेड कवर करूं। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक एक लाइन इम्पोर्टेंट रहने वाली है और एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और कंटिन्यू प्रयास भी करेंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप यूटिलाइज यानी कि उसका उपयोग कर रहे होंगे, मतलब अभ्यास के थ्रू क्वेश्चन निकाल कर जो भी अपने पास प्रैक्टिस सेट हैं उनको मतलब उस पर अप्लाई करके कि जो पढ़ाया जा रहा है वो वाकई में हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, ये खुद को जांचना ज़रूरी है दोस्तों समय समय पर। और उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे और कंटिन्यू अभ्यास भी कर रहे होंगे, क्योंकि एक जो गोल आपने डिसाइड किया है उसको हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए अपन को कंटिन्यू मेहनत निरंतरता के साथ ज़रूरी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। गुरुत्वाकर्षण के अधीन अपन बात करेंगे आज सैटेलाइट उपग्रह के बारे में। क्या होते हैं उपग्रह? यानी कि जो भी अपन नाइट में देखते हैं बहुत सारे सितारे होते हैं, ज़रूरी नहीं ये सारे तारे ही हों, ये कुछ उपग्रह भी हो सकते हैं किसी दूसरे ग्रह के, या फिर कोई ग्रह भी हो सकता है। तो इसलिए अपन कह नहीं सकते कि क्या ये एक उपग्रह या तारा है, कुछ है जो भी, क्योंकि जब तक कि अपने पास पुख्ता सबूत नहीं है, मतलब जो दूर से देखने के लिए यूज़ होने वाले आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जो दूरबीन यूज़ होती हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो चीज़ें अपने पास नहीं है, तब तक अपन कह नहीं सकते कि ये उपग्रह या तारा है, कुछ भी है जो भी। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब अपन उपग्रह के बारे में देखें। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह का मतलब आप समझ गए, जो मानव द्वारा हो। प्राकृतिक जो मतलब नेचुरली बना हुआ। प्राकृतिक उपग्रह देखो, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे आकाशीय पिंडों को प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। यानी जो आकाश में जो पिंड है और वो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये मान लो पृथ्वी, इसके ग्रह के चारों ओर आकाशीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या हुआ? चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा, शनि का टाइटन एक प्राकृतिक उपग्रह। ये काफ़ी बार पूछा गया कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो टाइटन किसका है? शनि का है। ये भी ध्यान में रखना अपन को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू भी, यानी कि हर लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे हैं हर लाइन को। ठीक है दोस्तों, अब कृत्रिम उपग्रह की बात करें। मानव द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु अंतरिक्ष में छोड़े गए उपकरण जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। जैसे मान लो मानव है, आज अपने अंतरिक्ष में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अपन कहाँ कहाँ का मंगलयान, चंद्रयान, विभिन्न मिशन हो गए हैं। अब गगनयान मिशन मोड पे है, मतलब अब लॉन्च होने वाला आगे इन फ्यूचर। तो यानी कि बहुत सारे अपने विकास कर लिया है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो जो मतलब अपन उपग्रह छोड़ते हैं या तो किसी के ग्रह के ऊपर छोड़ते हैं उसकी कक्षा में, ताकि उसका अध्ययन कर सकें कि उसकी परिस्थितियाँ कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। या फिर उस ग्रह की सतह पर छोड़ा जाता है, या फिर इसके अलावा अपन जैसे कोई अपनी संचार व्यवस्था, संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, विभिन्न प्रकार के संचार उपग्रह, जिससे अपना क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बनी रहे। यानी कि पृथ्वी से अपने जो संचार व्यवस्था है, जैसे इंटरनेट है या फिर कॉलिंग वगैरह है, तो वो सब किस पे डिपेंड कर रही है? सैटेलाइटों पे डिपेंड करती है। सैटेलाइट छोड़े जाते हैं इनके लिए अलग अलग जो भी कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, संचार व्यवस्था में बहुत उपयोग होता है इन कृत्रिम उपग्रहों का, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कृत्रिम उपग्रह। या फिर मौसम संबंधी जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब
जो मानव द्वारा छोड़े जाते हैं जो भी उपग्रह, उनको क्या कहते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। फिर ये चंद्रयान, मंगलयान, ये भी अपने इंडिया के हैं, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक अपने अंतरिक्ष में बहुत चढ़ाई कर लिए, यानी कि बहुत अचीवमेंट हासिल कर लिए। अब चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ अपन सौरमंडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, शनि, सैटर्न। सबसे प्राकृतिक मतलब सबसे ज़्यादा प्राकृतिक, सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं, सैटर्न के हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा शनि। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो कि जुपिटर किसका है, बृहस्पति का ही है, यानी कि जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो भी बृहस्पति का है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डीमोस, जो कि मार्स मंगल ग्रह का है। और अब देखेंगे सबसे छोटा ग्रह डीमोस, जो कि मंगल ग्रह मार्स का है। बिना प्राकृतिक उपग्रह वाले ग्रह, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब कोई भी उपग्रह नहीं है अपने सौरमंडल का, ऐसे कौन से ग्रह हैं, दो ग्रह हैं, शुक्र और बुध, मरकरी और वेनस। वेनस सौरमंडल में ग्रहों का क्रम, सबसे पहले कौन सा ग्रह आएगा, बुध, मरकरी, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी अपनी, फिर मंगल, मार्स, फिर बृहस्पति, जुपिटर, फिर शनि, सैटर्न, फिर अरुण, यूरेनस, फिर वरुण, नेपच्यून। यानी कि इस प्रकार से अपना ये क्या है, सन, सूर्य, ठीक है दोस्तों। सूर्य के पास सबसे पहले उपग्रह कौन सा है, बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर अरुण, फिर वरुण। यानी कि इस प्रकार से 8 ग्रह हैं सौरमंडल में, जो जिनका क्रम क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये अपन को ध्यान में रखना है। अगर अपन को परिक्रमण के काल में सजाना है तो ये क्रम अपन को याद होना चाहिए। इसके लिए ट्रिक लगा सकते हो आप, जैसे इसमें बना ही सकते हो, जैसे मूवी में जुपिटर सन, मूवी में जुपिटर सन था, ठीक है। तो इसको कैसे याद करिए, मूवी मतलब मूवी, एम का मतलब क्या गया, मरकरी, वी का मतलब वीनस, ई का मतलब अर्थ, मूवी, और इसके बाद मूवी में का मतलब मार्स, बृहस्पति मतलब जुपिटर सन, तो जुपिटर क्या हुआ, सीधा बृहस्पति हो गया, सन मतलब सैटर्न, और यू का मतलब अरुण, वी का मतलब ये, एन का मतलब नेपच्यून, वरुण, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन कोई भी अपने थ्रू ट्रिक बना सकते हैं। ये तो मैंने अभी रनिंग में पढ़ाते हुए ट्रिक बनाई है कि मूवी में जुपिटर सन, मूवी में जुपिटर सन। अगर आपको ये अच्छी लगे तो ये ट्रिक याद कर लो क्रम से देखने के लिए। बाकी आप अपने स्तर पर कोई भी जो आपको इजी लगे वो ट्रिक बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ आप याद ही कर लो ना, 1-2 बार इसको डायग्राम को बनाकर समझोगे, देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है चीज़ें। और एक और चीज़ है जो बता देता हूँ आपको, इसके अलावा अब देखो दोस्तों, जो अपना मंगल उसको शुक्र ग्रह, इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी के लिए सांझ का तारा या भोर का तारा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही समय में अपन ठीक सूर्य उदय से पहले और ठीक सूर्यास्त के बाद अपन इसको देख सकते हैं शुक्र ग्रह को, इसलिए इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है पृथ्वी के लिए। और जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के जो बीच का क्षेत्र है, इसमें एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। और जो शनि ग्रह है, इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, वल्ले पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये सूर्य से जितना ज़्यादा दूर है, इसलिए क्योंकि इसके पास ज़्यादा गर्मी नहीं पूछ पाती, या फिर इसका इन्वायरमेंट ऐसा ही है कि सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। तो इस प्रकार से अपन ने सौरमंडल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। अब अपन चलते हैं, महत्वपूर्ण स्लाइड है अगली, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि PSLV GSLV के बारे में देखें, दोनों से
फुल फॉर्म काफ़ी पूछी गई हैं। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से देखेंगे और अपने एग्ज़ाम के स्तर से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कंटेंट होना चाहिए वो पर्याप्त कंटेंट मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ही अपन को देखने। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ध्यान में रखना है। ये 4 स्टेज यान है, यानी कि इस उपग्रह से छोड़ने के लिए इसमें 4 स्टेज यान है। कोई भी उपग्रह छोड़ा जाएगा तो उसमें 4 प्रकार की स्टेज आएंगी। किससे? जब PSLV से छोड़ेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कहाँ पर छोड़ा जाता है? जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर इन उपग्रहों को उन कक्षा में, ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। मैपिंग और वेदर के लिए पोलर ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। जो ध्रुवीय कक्षा हैं उसमें छोड़े जाते हैं। कौन से? मैपिंग के लिए, नक्शे के लिए, या फिर वेदर रिपोर्ट के लिए, इन सब के लिए PSLV का उपयोग किया जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। जैसे चंद्रयान 1 मिशन है, उस मतलब चंद्रमा की सतह पर जाना, मतलब इंडिया प्रथम देश बन गया जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है चंद्रमा के। तो जो चंद्रयान 3 मिशन था उसके तहत, यानी कि जो अपना मिशन है चंद्रयान वो किससे रिलेटेड है? PSLV है। और मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये भी क्या है? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा छोड़ा गया है। और GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस जो भी है, या आप ध्यान में रख लेना दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अपन GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 3 स्टेज यान है। इसमें 3 प्रकार की स्टेज उत्पन्न होंगी जब ये छोड़ा जाएगा GSLV से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उपग्रह, जैसे संचार व्यवस्था के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनसैट और GSAT सीरीज के जितने भी सैटेलाइट हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो संचार व्यवस्था में उपयोग किए जाते हैं। यानी कि GSLV से मोस्टली किस प्रकार के उपग्रह छोड़े जाएंगे? कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड। यानी कि एक साथ मान लो अपन को ये पृथ्वी, अपनी पृथ्वी पर एक साथ संचार व्यवस्था करनी है। मान लो एक ही प्रोग्राम को पूरी पृथ्वी में एक साथ संचारित करना है, प्रसारित करना है, तो अपन को कम से कम 3 उपग्रहों की आवश्यकता होगी। कम से कम 3 उपग्रहों की आवश्यकता होगी, जो कि तीनों बराबर बराबर डिस्टेंस पे होंगे और इनके बीच एंगल भी बराबर होगा। तब जाकर अपन एक साथ पूरी पृथ्वी पर कोई भी प्रोग्राम से, लाइव मैच हो, लाइव कोई भी इवेंट हो, वो एक साथ प्रसारित कर सकते हैं संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में। इसलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए GSLV और विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में, ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित करने के लिए PSLV का यूज किया जाता है। और इनकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो सौरमंडल से रिलेटेड, जो कि अपना ग्रेविटेशन के अंदर ही, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इन चीज़ों को इसी पार्ट में इंक्लूड किया है दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहे। अपन अच्छे से कवर कर लिया इन चीज़ों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और हमेशा अपना जो भी ड्रीम्स गोल्स डिसाइड किया है उसके प्रति समर्पित रहिए। जितने भी अपने पास सोर्स हैं, या फिर जितनी आप कोशिश कर सकते हो, जो भी सोर्स हैं उनका भरपूर उपयोग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, निरंतर मेहनत कीजिए। जिस प्रकार की डिमांड है आपके कंपटीशन की, आपकी गोल की, आपकी ड्रीम की, उसके अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। जैसे डिफेंस वालों के लिए रनिंग वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि ताकि उनका फिजिकल हेल्थ है वो मेंटेन रहे, और मेंटली भी उनको प्रिपेयर रहना पड़ता है। यानी कि जो डिफेंस एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है, मुझे उम्मीद है वो सारी एक्टिविटीज़ डेली करते हैं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।